असेसमेंट में क्या होता है, हम लोग केसेस को करते हैं। केसेस को मतलब एक केस आया आपके पास, उसका पूरा स्टडी करते हैं, उस पे पूरा जितना जांच पड़ताल करना होगा, उस पे जो भी जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन हमको निकालना होगा, जैसे कि कहीं बैंक से इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, कहीं मतलब एनएससी या बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, तो वो हम कम्युनिकेट करके सारा, या कोई लैंड परचेस किया है या कुछ भी परचेस किया है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई बिजनेस इनकम का होता है, ठीक है, कोई सैलरी इनकम का होता है, कोई फॉर्म का होता है, ठीक है, कोई ट्रस्ट का होता है, तो हर के लिए अलग अलग। तो नहीं है कि राम अकेला बंदा है और सब सारे केसेस के लिए कभी अहमदाबाद जाए, कभी मुंबई जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए। तो उन केसेस को क्या किया था कि सेंट्रलाइज कर दिया था। अब देखा जाएगा कि राम का जो पैन नंबर है वो किस एड्रेस पे है, तो पैन नंबर मान लीजिए उसका मुंबई में है, तो सारे केसेस को उठा के मुंबई में सेंट्रल चार्ज में डाल दिया जाएगा कि केसेस जो है उनके राम के केसेस को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। एक केस में क्या हो गया कि एक्चुअल उसको आने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको मेल भेजेंगे, ठीक है, हम मेल भेजेंगे, मेल के थ्रू उससे कम्युनिकेट करेंगे, वो भी हमसे मेल के थ्रू कम्युनिकेट होगा, उसका मेन ऑफिस होगा, उसका वेयर हाउस कहीं होगा, अलग होगा, उसका प्रोडक्शन हाउस कहीं अलग होगा, उसका मार्केटिंग यूनिट कहीं अलग होगा, तो सारे जगह पे एक ही समय में रेड होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ दिखे, जो भी खाता वाता मिले, जो भी पैसा मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ लैपटॉप से कुछ चीज़ें मिल जाए उसके। जब राम के घर रेड हुआ और राम का कॉन्टैक्ट जो है श्याम से है और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को पता चल गया कि श्याम भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंगेज है, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोलेगा कि श्याम का भी केस खोला जाए। तो ये बंदा कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसका बैंक अकाउंट है तो उसको सीज कीजिए, उसमें से पैसा निकालिए। कहीं इसका और भी कुछ दिख रहा है, जैसे कोई घर हो जिसका 2 लाख रुपया दाम हो, तो वो 2 लाख रुपया को सीज करके उसको बेच के पैसा निकालिए, कैसे भी निकालिए, मतलब ऐसे पैसा निकाल केस हो सके मुंबई चले, मुंबई का केस हो सके हैदराबाद का केस दिल्ली में चल रहा हो। क्योंकि करना क्या है, आपको बस एक फाइल स्टडी करना है, उस पर केस बनाना है, फाइल स्टडी करना है, केस बनाना है, ठीक है। जो भी आपको हो, जो भी कम्युनिकेशन करना है, ईमेल के थ्रू करना है। ईमेल के लिए तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ईमेल भेजिए, तुरंत से दूसरे किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड वाइड कहीं भी चला जाएगा। बंदा अगर अमेरिका में बैठा हुआ तो अमेरिका भी चला जाएगा वो, ठीक है, दूसरे कंट्री में भी हो तब भी चला जाएगा, कोई मून पे भी हो तो वहाँ भी चला जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उनके प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में, कैसे ज्वाइनिंग होती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या क्या वर्क होते हैं, कौन कौन से चार्ज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शुरू से ही एक बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही रेटिंग वाला पोस्ट है। मतलब टॉपर्स की हमेशा ये चॉइस रही है पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वैल्यू इसका घटते जा रहा है जब से ये फेसलेस आया, ठीक है। ये फेसलेस क्या है, क्यों घट रहा है वैल्यू, ये थोड़ा समझते हैं इस चीज़ों को, और क्यों कस्टम्स की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर का जॉब प्रोफाइल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपके अभी जो भी प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह भरने के समय काम आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस जो डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हैं ना, वो डिपार्टमेंट में काम क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि बाद में जाके पछताना ना पड़े। और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे सिटीज़ का बनाया भी हूँ, मैं अभी तक एक्स सिटीज़ के 5 सिटीज़ का बना चुका हूँ, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद शामिल है। बचा 3 सिटी है, बेंगलुरु और हैदराबाद, बेंगलुरु और आपका पुणे और अहमदाबाद, ये 3 सिटी बचा है। टोटल 8 सिटीज़ हैं एक्स सिटीज़ में, वो तीनों का भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक्स सिटीज़ में ले तो कौन सा सिटी ले। चलिए, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सबसे पहले तो इसकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, क्या कैसे होता है, ये सब पता होगा आप लोगों को। पता होगा आप लोगों को कि एसएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें पीटी मेंस होगा, आप लोग तो सभी उसी का तैयारी करते हैं, ठीक है। उससे अगर अच्छे नंबर आते हैं तो हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने के बाद उसके बाद आपको अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाता है, जैसे मुंबई, चेन्नई, हर जगह इसके ऑफिस है, हर स्टेट में इनफैक्ट ऑफिस है, और स्टेट के भी मतलब मैक्सिमम शहर में है इसके ऑफिस हैं, भले ही छोटा ऑफिस हो लेकिन है, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग ऐसा नहीं है कि किसी खास मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगी, हो सकता है किसी छोटे छोटे टाउनशिप में भी हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका लखनऊ हुआ, लखनऊ के अंदर भी और भी जगह हुआ, जैसे बनारस हुआ, मुगलसराय हुआ, ठीक है, उधर भी हो सकता है। पटना हुआ, पटना छोड़िए, आपका गया में भी पोस्टिंग हो सकता है, क्योंकि गया में भी जो इनकम टैक्स ऑफिस है वहाँ एक इंस्पेक्टर तो और भी पोस्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है पोस्टिंग आपको। लेकिन ये है कि जिस स्टेट में रहेंगे, जिस कमिश्नरेट में रहेंगे, जैसे आप मुंबई जोन में रहते हैं, इनकम टैक्स के अलग अलग जोन होते हैं, ठीक है, समझिए। जैसे मुंबई जोन हुआ, पुणे जोन हुआ, पटना जोन हुआ। पटना जोन में पटना और रांची दोनों आता है, ठीक है, मतलब पटना जोन में जो बिहार और झारखंड का टोटली कंबाइंड जोन है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जैसे कि आपका मुंबई जोन है, तो मुंबई जोन का पोस्टिंग बस मुंबई में ही हो सकता है, क्योंकि मुंबई जोन के सारे ऑफिसेज मुंबई में ही हैं। जैसे पुणे जोन है, तो पुणे जोन का आपका बहुत जगह हो सकता है, जैसे पुणे है, सतारा है, आपका उधर नासिक है, नासिक भी पुणे जोन में आता है, इधर पनवेल भी उस पुणे जोन में ही आता है, आपका लोनावाला, खंडाला वगैरह ये सब जो एरिया हो गया, ये सारे पुणे जोन में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि पेन हो गया, उधर पेन नाम का एक जगह है, ठीक है, वो भी आपका पुणे में ही आता है। औरंगाबाद फिर जोन हो गया, तो ये सारे पुणे में आते हैं। तो किसी कोई चार्ज बहुत बड़ा होता है, कोई चार्ज
मतलब छोटा होता है, ठीक है। छोटा क्या, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितने टैक्स पेयर, अब जैसे मुंबई का मान लें, जैसे दिल्ली मान लें, तो दिल्ली का पोस्टिंग बस दिल्ली में ही होता है, ठीक है, बाहर कहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ही इतने ज़्यादा टैक्स पेयर हैं कि उन्हीं का केसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया गया है जोन वाइज, और वहीं पे आपका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग होता है। अगर ट्रांसफर भी होगा, जैसे मुंबई में आपका, या आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी ट्रांसफर होगा, तो दिल्ली के ही एक ऑफिस से दिल्ली के दूसरे ऑफिस में होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। लेकिन पटना वगैरह में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सके आज पटना है तो कल आपको गया जाना पड़े, ठीक है, या परसों आपको दूसरी जगह आना पड़े, ठीक है, या फिर और कहीं जाना पड़े, रांची जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पोस्टिंग पे डिपेंड करता है आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, ठीक है। पोस्टिंग तो हो गई, ठीक है। अब रहा कि जब एक तो होता है कि जोन पोस्टिंग हो गया, जोन पोस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे सब पोस्टिंग होते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो चार्ज मिलता है, अब समझते हैं चार्ज किस तरह का होता है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चार्जेस जो है दो तरह के ही मेनली होते हैं, मेनली दो तरह के चार्जेस, उसके अंदर भी बहुत सारे विंग हैं, ठीक है। एक होता है असेसमेंट और दूसरा होता है नॉन असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट का मतलब समझ रहे होंगे, जहाँ केसेस को ये किया जाता है, मतलब उसका सारा मतलब असेसमेंट किया जाता है। उसका असेसमेंट करना मतलब उसका पूरा केस तैयार करना, उसको पूरा स्टडी करना, उस पे पूरा एक फाइल बनाना, स्टडी करना, क्या चार्जेस लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है, हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके फाइनल एक कंक्लूजन में पहुंचना और एक अपना ऑर्डर तैयार करना, ठीक है। ये पूरा असेसमेंट में होता है। और नॉन असेसमेंट में इसके बैक ऑफिस में जब बाकी जो भी सारा काम है वो होता है। मतलब मेन काम हो गया असेसमेंट करना, और बाकी काम हो गया नॉन असेसमेंट का। नॉन असेसमेंट में भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आपका रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, जैसे ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग हो गया, सर्विस बुक सेल हो गया, जहाँ से सैलरी बनता है, डीडीओ वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पोस्टिंग होता है। अब समझते हैं, देखिए असेसमेंट में क्या होता है, हम लोग केसेस को करते हैं। केसेस को मतलब एक केस आया आपके पास, उसका पूरा स्टडी करते हैं, उस पर पूरा जितना जांच पड़ताल करना होगा, उस पर जो भी जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन हमको निकालना होगा, जैसे कि कहीं बैंक से इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, कहीं मतलब एनएससी या बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, तो वो हम कम्युनिकेट करके सारा, या कोई लैंड परचेस किया या कुछ भी परचेस किया है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख के वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, ठीक है, हो सके तो उस एसएससी को बुला के उससे बात करके, ठीक है, उससे सारा इन्फॉर्मेशन पूछताछ के जो भी इंक्वायरी करना होगा वो सब करके हम क्या करेंगे, एक अपना ऑर्डर तैयार करेंगे कि हमको ये इंक्वायरी के दौरान ये चीज़ें जो है गड़बड़ लगी और इसकी वजह से इनका इतना इनकम टैक्स जो है वो बनता है, या इतना का इन्होंने इनकम जो है शो नहीं किया है अपने दिस फाइनेंशियल ईयर में, जो भी 2020 में उन्होंने मान लो कि 2 करोड़ का इनकम जो है वो दिखाया ही नहीं है, लेकिन इनको इनकम हुआ है, ठीक है। और तो उनको इतना उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं दिए तो इस पर इतना पेनल्टी देना पड़ेगा। उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ करना होता है। ये सब चीज़ तो मेन तो आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं होते, आप काम करते हैं एक एओ के अंडर, एओ यानी असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके अंडर काम। असेसिंग ऑफिसर होते कौन है, तो समझिए, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, यानी आपसे एक पोस्ट ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है असेसिंग ऑफिसर होते हैं, एओ जिनको कहते हैं। और उसके ऊपर भी एक होते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। डिप्टी मतलब एसी डीसी दोनों साथ ही होता है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों साथ ही, मतलब एक ही पोस्ट है, बस थोड़ा सा एक प्रमोट होकर उनका ग्रेड पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो दोनों भी एक ही होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों पे क्या है, वो दोनों भी असेसिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। वो भी केसेस को असिस्ट करते हैं। तो ये दोनों उसके ऊपर नहीं होते हैं, उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर, उसके ऊपर बस वो मतलब रिपोर्टिंग के लिए होता है, मतलब जो जॉइंट कमिश्नर होते हैं या फिर जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं या फिर जो प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं, ये लोग डायरेक्शन देते हैं कि किस केस में आपको किस तरह से बढ़ना है, और असेसिंग ऑफिसर उन्हीं का डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। या फिर मतलब जो भी हो, जो भी चीज़ करना होता है उनसे उनके बिना प्रायर परमिशन के नहीं होता है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ होता है अंदर में, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर जो भी केसेस उनको मिले उसमें आपको हेल्प करना है, उनका एज ए इंस्पेक्टर आपको उसमें हेल्प करना है, ठीक है। हेल्प क्या करना है, आपको बहुत सारे टाइपिंग करना होगा, बहुत सारा कोर्ट केसेस वगैरह होता है, उस सबको स्टडी करना होगा, एक रिपोर्ट तैयार करके मान लो उन्हें देना होगा। बहुत सारा रिपोर्ट्स भी होता है, किस केस में क्या चल रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। एक अपना डेटाबेस तैयार रखना होगा कि कभी कोई कुछ पूछ दे कि ये केस कहाँ तक प्रोग्रेस है तो आप बता सको, ठीक है, कितने केसेस हुए, कितने पेंडिंग है, कितने क्या है, वो सब का आपको डेटा रखना होगा अपने पास। मतलब आपको एक असेसिंग ऑफिसर के मतलब एक एओ के नीचे अगर काम कर रहे हो तो एओ के अंडर जो भी काम है उस सारे का जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। यही आपसे एओ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आता कहाँ से। देखिए, ये जो है अभी पहले तो मैनुअल सिलेक्ट होता था, पहले हम लोग मैनुअली कर लेते थे या फिर कुछ और भी सोर्सेज थे, लेकिन अभी जो है वो एआईआर के थ्रू आता है। मतलब ये जो होता है ऑटोमेटिक होता है, जो सीपीसी बैंगलोर या फिर कभी भी आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं अपने अकाउंट में, या फिर फॉरेन से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है अचानक, या फिर आपका और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे कि आपका एक रिफ्लेक्ट करने लगता है,
ठीक है, एक उसमें कि आपके में से कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिख रहा है और वो खबर लग जाती है इनकम टैक्स को, ठीक है। तो अपने अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करने के पहले, ठीक है, जैसे कुछ है, जैसे आप नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे एक दो मुझे याद है, मैं बताता हूँ। जैसे 10 लाख के ऊपर एक साल में अगर आप में कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके अकाउंट से, तो दिक्कत है आपका। अगर आपका ये क्या कहते हैं, कहीं फॉरेन इनकम, मतलब फॉरेन से पैसा आ रहा है, डॉलर्स में ट्रांजेक्ट हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। विदाउट प्रायर, अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी दिक्कत। लेकिन अगर आपका वो इनकम है ही नहीं और आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप फिर प्रूफ नहीं कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो वो चला जाता है केस किनके पास, वो चला जाता है एओ के पास। एओ उसमें से एओ के पास अब देखिए बहुत सारे डेटा जाते हैं, मतलब हज़ारों हज़ार में डेटा जाते हैं, 2-2 3-3 हज़ार डेटा जाते हैं एक एओ के पास, और इतना कर पाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग कि मतलब एओ क्या करते हैं कि एक सिलेक्टेड डेटा को लेते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि उनको करना है प्रायोरिटी में 400 केस करना है, तो अच्छे अच्छे केस 400 उसमें से निकाल लेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आया, इसमें से 400 ये केस हम लोग निकालेंगे और एक साल के अंदर उस 400 केसेस को करना होगा उन्हें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब कंप्यूटराइज भी होती हैं, ठीक है। मतलब उनका ये क्या कहते हैं, अभी जो कंप्यूटेशन होता है, जो कैलकुलेशंस जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स का, वो सब अभी तो कंप्यूटराइज ही होती है, पहले मैनुअल करना पड़ता था। तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर जो तैयार करना पड़ता है वो थोड़ा एक टफ हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बाइंग मैटर भी होते हैं जो कि जिनको मतलब एक टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उसमें रात भर मतलब लेट नाइट थोड़ा काम करना पड़ता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है अचानक, क्योंकि लेट नाइट जैसे दिसंबर का महीना हुआ और मार्च का महीना हुआ, ये 2 महीना मतलब अगर आप असेसमेंट चार्ज में हैं तो बहुत दिक्कत मतलब होता है। इनफैक्ट सुबह जाओ 10-11 बजे, फिर रात को 11-12 बज जाते हैं निकलते निकलते, काम ही काम, लेकिन 2 ही महीने, ठीक है। बाकी समय तो थोड़ा सा आराम रहता है। मतलब कुल मिला के कहें तो जॉब जो है कुछ महीनों के लिए हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कुछ महीने के लिए ठीक है यार, नॉर्मल ही है। मतलब आप नॉर्मल ऑफिस आवर इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये तो रहा असेसमेंट का। अब असेसमेंट में भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। एक जहाँ असेस होता है, ठीक है, केसेस अलग अलग, ठीक है, एक केस हुआ है, फिर एक केस हुआ, फिर एक केस हुआ, फिर एक, ठीक है। उसमें भी केसेस भी बहुत तरीके के होते हैं। देखिए, कोई बिजनेस इनकम का होता है, ठीक है, कोई सैलरीड इनकम का होता है, कोई फॉर्म का होता है, ठीक है, कोई ट्रस्ट का होता है। तो हर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। कहीं बस ट्रस्ट का केसेस देखा जाता होगा, कहीं बस फॉर्म का केसेस देखा जाता होगा, कहीं बस सैलरी का केसेस देखा जाता होगा, कहीं बस आपका बिजनेस इनकम देखा जाता होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग होंगे। उसमें भी आपका एरिया वाइज होगा। मतलब समझ लीजिए, अगर आप मुंबई का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो मुंबई में अगर एक इलाका जो है वो मुंबई सेंट्रल देख रहा है, तो हो सके दूसरा इलाका मुंबई ईस्ट देखे, तीसरा जो चार्ज है वो मुंबई वेस्ट देखे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुंबई सेंट्रल में अगर बहुत सारे बंदे हैं, मतलब बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर देगा कि एक ए नाम से लेकर के नाम तक ये चार्ज देखेगा, उसके बाद के बाद जो भी जेड तक होगा वो दूसरा चार्ज देखेगा। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल भी मतलब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ रहता है कि आपको कौन से इलाके के कौन से पर्सन्स को, कौन से बिजनेस को देखना है, या कौन से फॉर्म को, मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम किससे जनरेट हो रहा है, वही आपको देखना है, ठीक है। ये तो असेसमेंट हुआ जहाँ सिंगल केसेस होता है। एक होता है सेंट्रल चार्ज, ठीक है। सेंट्रल चार्ज में क्या होता है कि सेंट्रल चार्ज में केसेस जो है, जैसे मान लीजिए कि एक ही है, जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, या राम है। राम के मान लीजिए कि 5 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, 5 या 6 जो भी हो गए प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। एक मुंबई में है, एक अहमदाबाद में है, एक पुणे में है, ठीक है, एक गोवा में है, और एक मान लीजिए कि दिल्ली में है, ठीक है। अलग अलग 5 जगह, एक और है पटना में, ठीक है। तो इतने जगह पे आपके उनके मतलब कहीं बंगला है, कहीं घर है, कहीं खेत है, कहीं फैक्ट्री है, अलग अलग जगह हैं, और सारे के ऊपर केस हो रखा है, सारे के ऊपर हो रखा है, सारे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि राम अकेला बंदा है और सब सारे केसेस के लिए कभी अहमदाबाद जाए, कभी मुंबई जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए। तो उन केसेस को क्या किया जाता है कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। अब देखा जाएगा कि राम का जो पैन नंबर है वो किस एड्रेस पे है, तो पैन नंबर मान लीजिए उसका मुंबई में है, तो सारे केसेस को उठा के मुंबई में सेंट्रल चार्ज में डाल दिया जाएगा कि केसेस जो है उनके राम के केसेस को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा एक जगह पे। तो एक होता है सेंट्रल चार्ज, जहां पे वेरियस नंबर ऑफ केसेस जो है उसको मर्ज करके एक केस कर दिया जाता है, अगर सेम पर्सन का होगा तो वहां पे भी काम का थोड़ा सा ये रहता है। वहां पे फिर असेसमेंट होता है, सारे केसेस को मिला के ऑर्डर बनता है उनका, ठीक है। तो वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वहां थोड़ा काम ज़्यादा होता है इनफैक्ट बाकी मतलब नॉर्मल असेसमेंट चार्ज के मुकाबले अगर देखें तो, ठीक है। तीसरा एक एस्पेक्ट है इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। आप जो भी सुनते होंगे कि जैसे आप रेड मूवी देखे होंगे, ठीक है, ये जो है आपका अजय देवगन का जो रेड मूवी है, तो उसमें आप देखते होंगे कि रेड होता है, वो जो मिनिस्टर होते हैं उनके घर पे। तो ये जो रेड करते जो हैं, ठीक है, ये रेड एक्चुअली में इनकम टैक्स में कोई भी ऐसा ये नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है रेड नाम का, ठीक है।
रेड नाम का कोई भी शब्द नहीं है। तो है क्या भैया? तो इनकम टैक्स में सर्वे और सर्च कहते हैं, सर्च एंड सर्वे, ठीक है। तो सर्वे तो होता है जनरली एओ के पास नॉर्मल, इन्वेस्टिगेशन में होता है सर्च, और सर्च ही फिर सीजर में बदल जाता है, ठीक है। मतलब सर्च में कुछ ऐसा आइटम दिखे जिसको सीज करना हो तो हम लोग सीज भी करते हैं, ठीक है। तो सर्च होता है, सर्च जो होता है उसमें वही जैसा देखे होंगे, सुबह में 5 बजे जाना होता है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस के पे बेस्ड होता है सारी चीज़ें कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं मतलब पता चले कि ये जगह इन्फॉर्मेशन जो है कि यहाँ पे कुछ पैसा रखा हुआ है या कुछ सस्पिशियस कुछ हो रहा है, तो वहाँ जाके रेड होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, मान लीजिए किसी भी लोकेशन पे रेड हुआ, और रेड जब भी होता है तो एक लोकेशन पे नहीं, उसके 8-9 लोकेशन पे होते हैं। एक कोई कंपनी है, जरूरी नहीं है कि उसका कंपनी का बस एक कंपनी होगा, उसका मेन ऑफिस होगा, उसका वेयर हाउस कहीं अलग होगा, उसका प्रोडक्शन हाउस कहीं अलग होगा, उसका मार्केटिंग यूनिट कहीं अलग होगा। तो सारे जगह पे एक ही समय में रेड होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ दिखे, जो भी खाता वाता मिले, जो भी पैसा मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ लैपटॉप से कुछ चीज़ें मिल जाए उसके, या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उन सबको कलेक्ट करके एक लाया जाएगा और देखा जाएगा और एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि ये चीज़ मिला, ठीक है। अब ये सारा चीज़ मिला तो ये अगर उसमें कुछ और भी चीज़ मिलता है तो उसको फिर असेसमेंट चार्ज में दिया जाएगा कि फलाना आदमी के घर हम लोग रेड किए थे, यहाँ ये चीज़ मिला, तो यहाँ इनका इस पर्सन के साथ भी कंसर्न है, तो आप इनका भी केस खोल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अब राम के घर रेड हुआ और राम का कॉन्टैक्ट जो है श्याम से है, और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को पता चल गया कि श्याम भी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंगेज है, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोलेगा कि श्याम का भी केस खोला जाए, तो श्याम का भी केस खुलेगा वहाँ पर, उससे भी पूछताछ जारी होगा, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल वर्क होते हैं। तो जो सर्च होता है वो बस इन्वेस्टिगेशन में होता है, जो आप रेड सुनते होंगे कि रेड होता है, ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है वो, क्योंकि मतलब इन्वेस्टिगेशन में काम करना थोड़ा सा अलग लेवल का चीज़ है, ठीक है। वहाँ मतलब है काम बहुत है, एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है, और आपको हो सके कि जब आप सर्च पे जाए तो आपको 3-3 4-4 दिन बाहर ही रहना पड़े, ठीक है। मतलब एक जगह टूर पे जाते हैं लोग, बंदे जो है अपना बैग वगैरह लेके सब जाते हैं, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाया जा सकता है, भेजा जा सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि मुंबई का केस मुंबई में ही होगा, ठीक है। हो सके मुंबई का कोई बंदा होगा जिसका वेयर हाउस होगा अहमदाबाद में या दिल्ली में, तो लोग दिल्ली भी जाते हैं, ठीक है। मतलब सुविधाएँ मिलती है उनको फ्लाइट से जाने के लिए, मस्त एकदम मिलेगा, वहाँ भी रूम वगैरह सब चीज़ अलॉट होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। इन्वेस्टिगेशन में ही 2-3 और यूनिट होते हैं, जैसे एक होता है बेनामी यूनिट, जहाँ बेनामी एंगल, बेनामी प्रॉपर्टीज़ नाम सुने होंगे आप लोग, जो दूसरे के नाम पे खरीद लेते हैं। जैसे होता है ना कि मेरा पैसा है और हम अपना पैसा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो किसी और के नाम पे वो ज़मीन खरीद लेते हैं, ठीक है। उसका पूरा बेनिफिट हम खुद ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ऑनर कोई दूसरा है, ठीक है। पैसा भी हम ही इन्वेस्ट किए, बस उसका नाम है ताकि हमको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े, या उससे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसमें मेरा शेयर ना हो, ठीक है। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी से कुछ एक और होता है फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ठीक है, जिसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उसको भी देखा है, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाया जाता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे दिया जाता है केस तैयार करने के लिए। एक और होता है, उसमें एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है, हाँ सही सुना आपने, ठीक है, एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है, ठीक है। हर एयरपोर्ट पे इनकम टैक्स के ही बंदे, जैसे कस्टम के बंदे होते हैं हर जगह, वहाँ इनकम टैक्स के ही बंदे होते हैं, क्योंकि फ्लाइट में आप 20,000 से ज़्यादा पैसा नहीं ले जा सकते, कैश नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। मतलब कोई इमरजेंसी है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलता है, अब 20,000 है तो ऐसा नहीं कि 21,000 लेके चले गए तो दिक्कत हो गया, ठीक है। हाँ जेन्युइन रीज़न है कि भैया मेरा अब तबियत खराब है, वहाँ जाके क्या करेंगे, कहाँ एटीएम ढूंढेंगे, कहाँ क्या है, छोटे शहर में जा रहे हैं तो हमको पैसा कैश का काम है। अगर आपके पास सही है कि हम देखो एटीएम से निकाले थे, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, ये मेरा पैसा है, बात खत्म, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मतलब आपसे पूछताछ हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा यानी 50,000 60,000 या 1 लाख लेके चले गए तो आपसे पूछताछ हो सकता है। और जब भी ये पूछा मतलब इंक्वायरी आपसे हो, तो वहाँ फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे आगे आएगा, फ्रंट में आएगा और आपसे बात करेगा कि मतलब ये पैसा किसका है, ठीक है। अगर उसको लगे कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो आप पे फिर वहीं पे केस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन का एक यूनिट जो है वो वहाँ भी होता है, एयरपोर्ट पे भी होता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। तो मुंबई चार्ज में तो बस 2 ही इंस्पेक्टर, कहीं कहीं 1 इंस्पेक्टर भी होता है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, मतलब छोटा सा यूनिट होता है वहाँ पे। कस्टम जैसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब होते हैं, 1-2 या 2 इंस्पेक्टर या 3 इंस्पेक्टर काफ़ी है वहाँ पे, बस होते हैं। एक आईटीओ होता है, एक डीसी के चार्ज के अंडर होता है, और 1-2 एमटीएस वगैरह ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो एक वहाँ पोस्टिंग होता है। बाकी और नॉन असेसमेंट में और भी बहुत सारी पोस्टिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप असेसमेंट में रहते हैं तो और भी आपको चीज़ें करनी होती है, जैसे कुछ पेनल्टीज़ होती हैं, पेनल्टीज़ को हटाना होता है, कुछ सीपी ग्राम होते हैं, कुछ ग्रीवांसेस होते हैं पब्लिक्स के, वो पब्लिक्स के ग्रीवांसेस को ये करना पड़ता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, उनके ग्रीवांसेस का रिप्लाई देना होता है। कुछ आरटीआई होते हैं, आरटीआई आते रहते हैं हमेशा, उस आरटीआई का भी रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। और भी है, जैसे कुछ रेक्टिफिकेशंस हुए, कभी कभी कोई मान लो कि अपना आईटीआर भर रहा है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न कोई भर रहा है, ठीक है,
तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में उससे कुछ गलती हो, मान लो अकाउंट नंबर गलती हो गया या कुछ और गलती हो गया, कुछ इनकम गलती हो गया, ठीक है, तो उसका रेक्टिफिकेशन के लिए भी मतलब आते रहता है, तो रेक्टिफिकेशन भी मतलब इंस्पेक्टर्स करते हैं। खैर वो सीनियर टीए भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो असेसमेंट चार्ज में अगर हैं तो आपको ये सब सारी चीज़ें आप होप सो कि आप समझ गए होंगे। मतलब कंप्लीट मिला के कहें तो आपको एक केस का पूरा ओवरड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है। उसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपसे एओ जो है, आपको एओ के अंडर एक काम करना है, या फिर एओ कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जहाँ असेसमेंट में जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप एओ के अंडर काम करो, हो सके आप प्रिंसिपल सीआईटी के अंडर काम करो, तो वहाँ आपको रिपोर्टिंग करना होगा सारा। मतलब एओ से जो भी सारे एओस के से जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसको कंपाइल करके आपको अगले नेक्स्ट लेवल पे भेजना होगा उसको, ठीक है। तो वहाँ रिपोर्टिंग का भी काम होता है। रिपोर्टिंग बशर्ते बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं सबका रिपोर्ट जो है वो मतलब सीबीडीटी को देना होता है, ठीक है। तो सीबीडीटी को सारा रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए भी जनरली सीनियर टीए भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को भी रखा जाता है सारा रिपोर्टिंग करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटे मोटे होती हैं, जैसे पैन माइग्रेशन हुआ, कोई एक बंदा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र आउट हो रहा है कहीं, जैसे मान लीजिए कोई मुंबई का बंदा है, ठीक है, और मुंबई से वो अभी चला गया आपका दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो अब ऑब्वियस है अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएगा, अपना पैन कार्ड अपडेट करवाएगा, तो पैन कार्ड का एड्रेस चेंज करवाएगा, तो एड्रेस चेंज करवाने के लिए उसका पैन माइग्रेट करना होगा, ठीक है। तो उनके पैन का माइग्रेट करना, 2 पैन किसी का गलती से हो गया तो एक पैन को डिलीट करना, ये सब भी मतलब छोटे छोटे काम होते हैं। और भी छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ होता है, सर्वे वगैरह करना, लेटर वगैरह लिखना, कम्युनिकेशन करना दूसरे ऑफिस से। जैसे मान लीजिए कि बैंक से हमको उनका किसी का कोई केस चल रहा है, उसके पूरा इन्फॉर्मेशन जो है बैंक से निकलवाना है, तो हम कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन करते हैं किसी बैंक को, ठीक है, और उनसे सारा बैंक का डिटेल लेते हैं कि मतलब उनमें कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, सारा चीज़ बताइए। हम बीएससी से भी कांटेक्ट करते हैं, हम रजिस्ट्रार ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह से कम्युनिकेशंस वगैरह करने का जिम्मेदारी भी एक तरह से कहे तो साइन तो जो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो तो प्रॉपर साइन एओ से होता है, लेकिन उसका सारा ओवर ड्राफ्टिंग तैयार करना वो इंस्पेक्टर के जिम्मे ही होता है। मतलब ये आप इससे बच नहीं सकते, आप ही को करना होगा ये सारा काम, ठीक है। खैर अभी जो भी चीज़ है वो मतलब कंप्यूटर से लेटर वगैरह जो होता है, मेल वगैरह जो होता है वो होता है, लेकिन फिर भी टाइप तो करना पड़ता है, लिखना तो पड़ता ही, कंटेंट तो आपको तैयार करना ही होता है। तो कुल मिला के कहें तो एक्सप्लोरेशन वाला जॉब है, अलग अलग डाइवर्सिफाइड है एकदम। काम जरूरी नहीं है कि आपको एकदम फिक्स नहीं है कि आपको एक ही काम करना है, आपको मल्टीपल काम करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो इतना वास्ट एक्ट है जिस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना जल्दी समझ ही नहीं पाइएगा उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, अलग अलग सब सेक्शंस हैं उसके, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स हैं जिससे केसेस को देखा जाता है। ये तो रहा सारा इन मतलब असेसमेंट चार्जेस का बात। नॉन असेसमेंट में आते हैं तो जैसे सैलरी सेक्शन में हुआ, डीडीओ जहाँ हुआ जहाँ सैलरी बनता है, पेंशन सेल हुआ, आपका सर्विस बुक सेल हुआ जहाँ सबका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आपका रिटायरमेंट वाला हुआ, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हुआ जहाँ से किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसको कहाँ पोस्टिंग करना है, रिक्रूटमेंट वाला हुआ, जब नए लोग आते हैं तो रिक्रूट जो होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो चलता है, ठीक है, वो सब हुआ। फिर और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे उनका मतलब ऑफिस में ड्यूटी लग सकता है, और जैसे कुछ और सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। कहीं क्या कहते हैं, कहीं हेडक्वार्टर होता है, एक टीआरओ होता है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वहाँ भी आपका ड्यूटी लग सकता है जहाँ टैक्स को रिकवर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो केस हो गया वो कंप्लीट हो गया और आप पे अब मान लीजिए कि 2 लाख का डिमांड है, ठीक है। अब 2 लाख को रिकवर करने के लिए कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई आएगा, एओ सामने आएगा, तो वो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, केस को असेस कर दिया, ऑर्डर बना दिया, आपका डिमांड क्रिएट कर दिया, उसका काम खत्म, ठीक है। अब वो डिमांड को लेना, मतलब डिमांड को जबरदस्ती निकलवाना, अगर मान लीजिए एसएससी दे दिया तो ठीक है, मेरे पास 2 लाख का डिमांड मेरे ऊपर है, मैं 2 लाख पे कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ठीक है। नहीं कर रहा हूँ तो मेरा असेसिंग ऑफिसर का यही थोड़ी काम रहेगा कि मतलब वो केस भी करे और जाके पता भी लगाए कि बंदा कहाँ है क्या नहीं, तो उसके लिए अलग से एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर होते हैं, टीआरओ जिनको बोलते हैं, ठीक है। वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर फिर उनको लगाया जाता है कि आप सर्च कीजिए कि ये बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका बैंक अकाउंट है तो उसको सीज कीजिए, उसमें से पैसा निकालिए। कहीं इसका और भी कुछ दिख रहा है, जैसे कोई घर हो जिसका 2 लाख रुपया दाम हो, तो वो 2 लाख रुपया को सीज करके उसको बेच के पैसा निकालिए, कैसे भी निकालिए, मतलब एसएससी से पैसा निकालिए, ठीक है। तो वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। उनमें मतलब उनका बैंक अकाउंट को सीज करना, बैंक अकाउंट को रिलीज़ भी करना अगर पैसा प्रॉपर दे दिया तो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी हुआ उसको कॉन्फिस्केट करना, फिर उसको ऑक्शन भी करना, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अंदर में बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग एक टीआरओ में एक पोस्टिंग हो सकती है, हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। ये तो रहा दोस्तों आपको पोस्टिंग के बाद, आप समझ गए होंगे कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। मेन काम क्या करना है, असेसमेंट में है तो असेसमेंट, और नॉन असेसमेंट में है तो मल्टीपल फाइल वर्क्स, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर आप मतलब बाहर कब जा सकते हैं, जब आप इन्वेस्टिगेशन में है तब। हाँ, अगर असेसमेंट में है, असेसमेंट चार्ज में है तो सर्च तो नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन सर्वे होता है। देखिए सर्च और सर्वे में दो मतलब थोड़ा सा अंतर है। सर्च जो होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट से स्टार्ट होता है और वो
सुबह में ही स्टार्ट हो सकता है या कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जनरली सुबह में ही स्टार्ट होता है या कभी भी 24 घंटे में से कभी भी, ठीक है, स्टार्ट हो सकता है। अचानक जाया जाएगा बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। अचानक सब चीज़ को मतलब ये करने का अधिकार होता है, सब चीज़ को मतलब देखने का, जाँच करने का। कंप्लीट कहें तो एक रेड जो समझते हैं ना आप, रेड नाम का ऐसा शब्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स एक्ट में है नहीं, बट आप शायद समझते हैं रेड किसको कहते हैं, छापा मारना। तो वो छापा मारना हुआ, वो आप इन्वेस्टिगेशन में करेंगे जिसको कहते हैं सर्च, ठीक है। एक होता है सर्वे। सर्वे जो होता है वो ऑफिस आवर्स में ही हो सकता है, मतलब 9 से 5 बजे तक। सूरज ढलने के बाद सर्वे नहीं हो सकता है, उसमें सर्वे को स्टॉप करना पड़ता है। आप सर्वे में कोई भी चीज़ सीज करके नहीं ला सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि उसका कुछ सामान लेके आ गए, उस पर कुछ ऐसे ही कर लिए, मतलब वहाँ जाके बस आपको इंक्वायरी वगैरह करना है वो कर सकते हो, लेकिन सर्च में ज़्यादा पावर होता है। कभी कभी सर्वे में बहुत ज़्यादा कुछ सस्पिशियस दिख जाता है तो तुरंत सर्च टीम को बोला जाता है कि आप सर्च कंडक्ट कीजिए यहाँ पे, और सर्वे जो है वो सर्च में कन्वर्ट हो जाता है फिर, ठीक है। तो ऐसे होता है, लेकिन असेसमेंट चार्ज में है तो आप सर्वे में ही जा सकते हैं, सर्च में नहीं जा सकते हैं। सर्च में जाने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन चार्ज में जाना पड़ेगा। अब समझिएगा, असेसमेंट चार्ज अलग है, इन्वेस्टिगेशन चार्ज अलग है। तो इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टिगेशन में सर्च एंड सीजर होता है, ठीक है, जिसको रेड कहते हैं। खैर सबको एक बार पोस्टिंग वहाँ मिलती ही है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे इंस्पेक्टर का काम होता है, एक डीसी के अंदर 4-4, 5-5 इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ इंस्पेक्टर्स बहुत ज़्यादा, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है इंस्पेक्टर्स का। तो अगर, और ये भी होता है कि आप अगर अच्छा काम करें तो हो सके इन्वेस्टिगेशन में काम करने का मौका जल्दी मिलता है, ठीक है। और सब चीज़ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। बहुत सारी चीज़ें अंदर की है डिपार्टमेंट में जो आपके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हो, ठीक है। मतलब हर चीज़ें जो है आपके मेरिट के अनुसार डिसाइड हो, ठीक है। कुछ हैं जो आपके काम के ऊपर भी डिसाइड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल में रैंक नंबर 1 ला दिए, डिपार्टमेंट में जाके काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको सारा बढ़िया चार्ज मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट में आपके डिपार्टमेंट में आपके नाम से पहले आपकी पोस्टिंग कहीं होती है ना, मान लो कि आज ए जगह पे हो, कल बी जगह पे हो, तो बी जगह पे आपका नाम से पहले आपका काम पहुँचता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल है, ठीक है। आपके नाम के ऊपर आपके नाम से पहले आपका काम पहुँचता है, ठीक है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ। मेरे जाने के पहले ही पता चल जाता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरा नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सब कुछ जानता है, ये पहले क्या चार्ज में था, क्या काम करता था, ये सारा चीज़ सबको पता होता है, ठीक है। तो आदमी जो है अपने काम से पहचाना जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो काम दम भर कीजिएगा एकदम, जब भी, और ऑनेस्टली कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार रेपुटेशन ख़राब होगा उसके बाद तो फिर वो सुधरने से रहा कभी नहीं सुधरेगा, फिर वो डिपार्टमेंट में तो कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है। रेपुटेशन जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। और मतलब बहुत लोग हैं जो कि मतलब अपना रेपुटेशन ऐसे बनाए हुए हैं ना, ठीक है, डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब कि इतना ऑनेस्ट आदमी कभी हो सकता है। मैं ऐसे ऑफिसर्स के साथ खुद में काम किया हूँ, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ऑनेस्ट और इतने ज़्यादा वर्कहोलिक, बाप रे, रात भर काम करते थे, सुबह भी फिर 10 बजे आ जाओ, सुबह 4 बजे गए हैं घर पे, फिर 10 बजे आ जाओ। काम कभी कभी इतना रहता है ना, कैसे करना पड़ता है, और थकते ही नहीं है वो लोग। जब ऑफिसर नहीं थकता है तो इंस्पेक्टर्स भी उसी मतलब ये पे जोश से काम करते हैं, टीए, सीनियर टीए, सबको उसी से लगा रहता है। तो कुछ लोग होते हैं मतलब सच में, मतलब उनके वजह से ही डिपार्टमेंट चल रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसा ही पर्सन बनना है मुझे भी, ठीक है। चलो ये सब तो काम की बात हो गई, ठीक है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, होप सो आप समझ गए होंगे। दूसरा एक होता है आपका कि प्रमोशनल एस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि प्रमोशंस कैसे होते हैं। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप बनते हो तो ज़्यादा प्रमोशन तो आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर कम एज में बनते हो तो शायद 3 प्रमोशन नहीं तो 2 प्रमोशन ही हो पाएगा आपका, क्योंकि अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ रहा है उससे तो लग रहा है कि इंस्पेक्टर टू इनकम टैक्स ऑफिसर जो है अभी तो लग जाते हैं, मतलब 8 साल तक लग जाता है, 8 साल के आसपास लग जाता है, ठीक है। नया रिक्रूटमेंट वाला को देखो चीज़ें क्या होती हैं, हो सके कि ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब 10-10 साल लगे। तो अगर 10-15 साल में भी आप ये आईटीओ बनते हो तो आईटीओ से जो ये असिस्टेंट कमिश्नर यानी एसी बनने में, मतलब वो आईआरएस लॉबी में पहुंचने के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है। मुझे लगता है कि 15 से 20 साल लग जाते हैं। मतलब आईटीओ बने, उसके बाद रिटायरमेंट के समय आपको एसी बनाया जाएगा। और अगर आपका एज बहुत कम है, मान लो कि आप 23 साल में ही ज्वाइन कर लिए हो, 30-32 साल तक आप आईटीओ बन गए, ठीक है। और उसके बाद अगले 20 साल के बाद आप अगर बन गए तो रिटायरमेंट तक एक प्रमोशन आपका और असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 मतलब प्रमोशनल एस्पेक्ट से देखें तो ठीक है, लेकिन कमिश्नर रैंक से रिटायर होंगे यार, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब अगर मैं देखूँ तो पीओ का जैसा है ना, पीओ का पहला सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन बहुत फास्ट है, ठीक है, 5 साल में आराम से बन जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो बहुत डिले होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। तो वैसा ही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी 2 या 3 प्रमोशन आप अवेल कर पाओगे अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो तो, ठीक है।
इसी तरह प्रमोशन का बात, ठीक है, आपको काम जो है वो काम सिखाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग जो होती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 60 वर्किंग डेज़ की होती है। 60 वर्किंग डेज़ बहुत होता है, लगभग 3 महीना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक महीना में वर्किंग डेज देखें तो 20 के आसपास वर्किंग डे होते हैं, ठीक है। 20 वर्किंग डेज तो 20 या 60, 3 महीने, तो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो होती है डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, वहाँ आपको जाना होता है, वहाँ आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे नासिन होता है ना, नासिन में क्या है, एकोमोडेशन भी प्रोवाइड, वहीं रहना है, वहीं खाना है, खेलना है, कूदना है, सब चीज़ वहीं करना है, रूम से लॉट किया जाएगा, फिर सब चीज़ वहीं पर बैठा के करवाया जाएगा। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर आपको खुद से ही जाना होगा, वहाँ पर आपको टाइम 9 साढ़े 9 बजे पहुँचिए, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा, ऐसे टाइमली जैसे स्कूल जाते थे ना, जस्ट समझ लीजिए कि वही स्कूल जाना है, वहाँ पढ़ के शाम को घर पे आ जाना है। वहाँ आपको वेरियस टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बताया जाएगा। ऊपर से और है पीवीपीटी एक्ट है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन्स एक्ट जो है, ठीक है, 1988 का, वो बताया जाएगा, ठीक है। और भी कुछ है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो सिखाया जाएगा। वेरियस मतलब कैसे आपको बुक ऑफ अकाउंट्स जो है उसको कैसे देखना होता है ना, क्रेडिट साइड डेबिट साइड कैसे देखना होता है, बुक ऑफ अकाउंट किसी भी बही खाता जिसको बोलते हैं, बही खाता को कैसे रीड करते हैं वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेटर्स वगैरह कैसे लिखते हैं, एक ऑफिस का मॉड्यूल क्या होता है वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। और एक हम लोग का डेडिकेटेड एक बहुत सारा चैनल होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा, मतलब नॉर्मल ये पे तो काम नहीं करते हैं, नॉर्मल गूगल पे या फिर नॉर्मल वेब ब्राउजर पे तो कोई भी काम नहीं करता, हर का अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का जो है वो है ITBA, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो उस पर भी काम करने का बहुत सारा ये होता है, जैसे हर कोई का अपना एक साइट होता है, तो हम लोग का ITBA है, ITBA पे काम कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है, कैसे रिकवरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे मतलब पेनल्टीज़ को ये किया जाता है, कैसे डिमांड नोटिस जनरेट किया जाता है, कैसे डिमांड जो क्रिएट किया जाता है, कैसे लेटर भेजा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा डिन जनरेट करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें सारा चीज़ बताया जाएगा, वो ITBA पे कंप्लीट एक सिखाया जाएगा, ITD है, Oracle है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब सिखाया जाएगी कैसे कैसे इस पर काम करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारी ट्रेनिंग में होगी। ट्रेनिंग जो है उसमें आपको एकोमोडेशन वगैरह तो प्रोवाइड नहीं होता है, एक मतलब अलग अलग लेक्चर्स होते हैं, बस लेक्चर यार। लास्ट में एक एग्ज़ाम छोटा सा होता है, पास करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आप कीजिए, अच्छा होता है। अगर ट्रेनिंग में बात करें तो ट्रेनिंग में आप छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको छुट्टी प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड है, मतलब जिस जगह पे पोस्टेड है वहाँ से छुट्टी आपको ग्रांट करवा के यहाँ जमा करना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा छुट्टी आपको नहीं मिल सकता है, 2-3 दिन 4 दिन छुट्टी मिल सकता है। इमरजेंसी का तो बात अलग ही होता है क्या, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आपका 60 वर्किंग डेज हो गया, ठीक है। ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है, नो डाउट है। लेकिन अब आते हैं फेसलेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले फेसलेस नहीं था। फेसलेस और मतलब क्या है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो केसेस था, मैं एक एग्जांपल समझता हूँ, मान लीजिए कि मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ और राम एक लड़का है। राम जो है वो डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, केस का डिफ़ॉल्टर है। राम के ऊपर केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है कि उसने कुछ पैसे का लेन देन किया होगा जिसमें वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम शो किया है। मान लीजिए कि 10 लाख रुपया वो दिखाया ही नहीं है, तो उस पर ऑब्वियस है दिखाया नहीं, तो टैक्स भी नहीं भरा होगा। तो टैक्स नहीं भरा तो उस टैक्स को कैलकुलेट करके हम उस पर पेनल्टी लगा दिए, ठीक है। अब उसको मौका दिए कि अपने आप को तुम एक्सप्लेन करो कि ये तुम्हारा पैसा है। अगर तुम एक्सप्लेन कर पाए कि ये मेरा पैसा है और तुम मतलब इस पर ये तुम डिस्क्लोज किए थे या फिर जो भी है मतलब तुम सही हो, तो अपने आप को एक्सप्लेन करो। और मैं क्या हूँ, मैं जो डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है कि नहीं है। अगर तुम्हारा सही दिखा तो हम तुम्हारे केस को ड्रॉप कर देंगे, अगर नहीं दिखा तो तुम पे और पेनल्टी ठोक देंगे, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करने आता था यहाँ पे, हम उसको समन भेजते थे, ठीक है। समन भेजते थे तो वो फिर आता था मेरे ऑफिस में आके और सारा चीज़ एक्सप्लेन करता था, अपने जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेता था। हम लोग उसको स्टडी करते थे, ठीक है, एक डिस्कशन होता था, ठीक है। उसके स्टेटमेंट्स लिए जाते थे कि मतलब ये बोला, ये हमने पूछा उससे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ काम जो है फिजिकली होता है, फिजिकल प्रेजेंस में होता था। फेसलेस में क्या हो गया कि एक्चुअल उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको मेल भेजेंगे, ठीक है। हम मेल भेजेंगे, मेल के थ्रू उससे कम्युनिकेट करेंगे, वो भी हमसे मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। मतलब फेसलेस, एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखेगा आदमी, ठीक है। मेल जो होगा, ठीक है, उसमें मतलब आपका केस कौन कर रहा है वो नाम हिडन हो जाता है फिर जब उसके पास जाता है तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब होता क्या है कि हम मुंबई में जो केस कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि राम को हमको बुलाना होता, ठीक है, तो राम ऑब्वियसली मुंबई में रह रहा है, मैं भी मुंबई का असेसिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं राम को बुला लिया मेरे पास। राम मुंबई से उठ के आ भी गया। लेकिन अगर अब मेल से ही प्रॉपर करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, राम मुंबई में हो या दिल्ली में हो या चेन्नई या अहमदाबाद कोलकाता कहीं भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब फेसलेस में क्या हुआ कि कहीं का भी केस कहीं हो सकता है,
ठीक है, जैसा मोदी जी का आप लोग स्पीच देखे होंगे जो फेसलेस वाला, ये क्या होता है कि पटना का केस हो सके मुंबई चले, मुंबई का केस हो सके हैदराबाद, हैदराबाद का केस दिल्ली में चल रहा हो, क्योंकि करना क्या है, आपको बस एक फाइल स्टडी करना है, उस पर केस बनाना है, फाइल स्टडी करना है, केस बनाना है, ठीक है। जो भी आपको हो, जो भी कम्युनिकेशन करना है, ईमेल के थ्रू करना है। ईमेल के लिए तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ईमेल भेजिए, तुरंत से दूसरे किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड वाइड कहीं भी चला जाएगा। बंदा अगर अमेरिका में बैठा हुआ तो अमेरिका भी चला जाएगा वो, ठीक है। दूसरे कंट्री में भी हो तब भी चला जाएगा, कोई मून पे भी गया हो तो वहाँ भी चला जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है, कि फेसलेस और मतलब जब फेसलेस नहीं था तो क्या अंतर है, यही मेन अंतर हुआ फेसलेस और मतलब जब फेसलेस था तब, और जब फेसलेस नहीं था तब, और अभी फेसलेस हो गया तब, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि देखिए, अब नॉर्मल आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल, आप अपना ईमेल आईडी दिन में कितना बार चेक करते हो? ऑब्वियसली नो, ठीक है। चलो 5 दिन में कितना बार चेक करते हो? ऑब्वियसली नो, एक भी बार नहीं। 1 महीने में कभी एक बार देख लिए, वो भी स्क्रॉल किए कि हाँ पता चलता है स्विगी का 5 मैसेज, ये जोमेटो का 5 मैसेज, यूट्यूब का 50 मैसेज, ठीक है, फेसबुक का अनगिनत मैसेज, ठीक है, यही सब आया हुआ है, ठीक है। आलतू फालतू स्पैम मैसेज है वो, मतलब सब चीज़ आ जाता है, और उसी में पता नहीं कहाँ खो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेल, पता ही नहीं चलता है। तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इंटीमेशन उनके पास चला जाता है, मतलब सीए वगैरह बड़े बड़े हैं तो वो लोग मेल चेक करते रहते हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है चीज़ें, धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ रही है अब। तो वो चीज़ जो है, वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो धीरे धीरे कम जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो मतलब फेसलेस में केसेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास निकल नहीं पाएगा क्या कीजिएगा, आपके पास जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है उसी से पूरा आप केस तैयार कीजिएगा। और वो जो भी गेम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आता है उसी पे वर्क होता है, ठीक है। ये हुआ, तो ये आपका फेसलेस और ये फेसलेस नहीं होने में अंतर है, ठीक है। और जब से फेसलेस हुआ तो थोड़ा सा काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, केसेस ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन मेल वगैरह हमेशा करना, उसको ट्रैक करना, तो थोड़ा सा काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है। तो बढ़ने से क्या हुआ है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट का मतलब अभी जो एसएससी के थ्रू देख रहे होंगे, पहले मुझे याद है 17, 18, उसके पहले 16, 15, ये सब में टॉपर्स जो होते थे, ठीक है, वो हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही लेते थे। इनफैक्ट मेरे साथ जो बहुत लोग काम किए हैं तो वो कहीं ना कहीं 10th रैंक, 7th रैंक, 16th रैंक लेके आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जबकि उनको आराम से कोई है जिनको जो चॉइस चाहिए था वो मिल जाता, एमईए चाहिए एमईए मिल जाता, लेकिन उस समय इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा था। अभी डिमांड थोड़ा एमईए का बढ़ गया है, पीओ का बढ़ गया है, ये आपका एक्साइज इंस्पेक्टर तो कहना ही नहीं यार, एक्साइज इंस्पेक्टर तो गजब डिमांड चल रहा है, ठीक है। एग्जामिनर वगैरह भी डिमांड में है। अभी इधर देख रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी डिमांड में ही चल रहा है अभी, प्रमोशनल एस्पेक्ट से, क्योंकि प्रमोशंस अच्छे हैं उसमें, ठीक है। डिविजनल अकाउंट तो हमेशा एक डिमांडेड पोस्ट रहा है, 4200 ग्रेड पे ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का थोड़ा सा डिमांड घटा है, लेकिन ठीक है, आगे आने वाले समय में सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बता दूँ, ट्रांसफ़र्स बंद है, ठीक है। तो आप जो सोचते होंगे कि यहाँ आऊँगा और फिर 3 साल के बाद मैं ट्रांसफ़र होकर होम टाउन ले लूँगा, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। आपको ट्रांसफ़र ऑन लोन बेसिस मिलेगा 3-4 साल के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा लंबा क्यू है, तो हो सके आपको बहुत दिन के बाद भी मिले। वो भी ट्रांसफ़र ऑन लोन बेसिस में मात्र 3 साल का ट्रांसफ़र होता है, 3 साल तक आप अपने घर पे रहिएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स के बारे में, और बाकी कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बुरा लगता ही है यार कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।